सो हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू डी एड्यूका। तो कैसे आप सब लोग? ओके, दैट इज वेरी फाइन। सो आज हम बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम का जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे उनके बारे में। ये एंगुलर मोमेंटम का थर्ड वीडियो है, ठीक है। सो अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे होंगे तो आई वुड रिकमेंड कि आप वो वीडियोस देख लें। तो लेट्स डायरेक्टली गो टू द टॉपिक। देखो, हमें पता है जो एक वेक्टर होता है ना, जैसे ये एक वेक्टर है, ठीक है। सपोज ये आर वेक्टर है। हम इस वेक्टर को कंपोनेंट्स में बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ा होगा। सो सपोज ये एक्स एक्सिस है एंड ये वाई एक्सिस है। इस वाले केस में मैं क्या अज्यूम कर रहा हूं कि ये जो वेक्टर आर है ये एक्स वाई प्लेन में है। सपोज ये बोर्ड है, ओके, ये एक्स वाई प्लेन मान लेते हैं। इज दैट क्लियर? एंड यहाँ पे एक वेक्टर है ऐसे, यहाँ पे एक वेक्टर ऐसे है। तो मैं इस वेक्टर को रिजॉल्व कर सकता हूं दो एक्सिस में, एक ये वाली एक्सिस एक्स एक्सिस एंड ये ए वाली एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। एंड वो कितना होगा? अगर ये एंगल थीटा है तो मैं इस वाले कंपोनेंट्स को निकाल सकता हूं एंड मैं लिख सकता हूं ये आर कॉस ऑफ थीटा है। एंड ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? आर साइन ऑफ थीटा। इज दैट क्लियर? ओके। क्या हम एक वेक्टर को दो ही एक्सिस में रिजॉल्व कर सकते हैं, एक प्लेन में? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। मैं एक वेक्टर को एक प्लेन पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एक्सिस में रिजॉल्व कर सकता हूं। देखो कैसे। सपोज ये यही वेक्टर आर है, ठीक है। इस वाले केस में मैं ऐसे एक्स एक्सिस नहीं लूंगा, मैं ऐसे एक एक्सिस लूंगा, ऐसे, एंड एक ऐसे एक्सिस। क्या मैं इस वेक्टर को इन दो एक्सिस में रिजॉल्व कर सकता हूं? एग्जैक्टली कर सकता हूं, ठीक है। सपोज इस टाइम ये थीटा 1 है तो यहां से कितना आएगा? आर कॉस ऑफ थीटा 1 एंड यहां से आर साइन ऑफ थीटा 1। ये बहुत ही बेसिक है। मैं क्यों रिवाइज कर रहा हूं? बिकॉज मुझे 3D में जाना है। मुझे एंगुलर मोमेंटम को थ्री डायमेंशन में रिजॉल्व करना है। तो उसके लिए आपको 2D का पता होना चाहिए। सो ये आर कॉस ऑफ थीटा 1 है एंड ये आर साइन ऑफ थीटा 1 है। देखो इस वाले केस में ये यही आर है एंड सपोज इस वाली एक्सिस ये वाली एक्सिस है, सॉरी, ये वाली एक्सिस है एंड दूसरी वाली एक्सिस ये है, ठीक है। क्या मैं सपोज ये थीटा 2 है, सो यहां से आर कॉस ऑफ थीटा 2 एंड यहां से आर साइन ऑफ थीटा 2। इज दैट क्लियर? सो मैं एक वेक्टर को इनफाइनाइट नंबर ऑफ जो एक्सिस होंगे, बट कंडीशन क्या है कि ये एक्सिस परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ये एक्सिस परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ये एक्सिस परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो मैं एक वेक्टर को जो प्लेन में होगा तो मैं उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स निकाल सकता हूं। लेकिन हम सिंपली क्या करते हैं, हम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस लेते हैं सिंपलिसिटी के लिए। इज दैट क्लियर? सो देखो एक और तरीका है। अगर ये थीटा है, ओके, सपोज इसको मैं थीटा 1 लिख देता हूं एंड इस वाले एंगल को थीटा 2 लिख देता हूं। मतलब कि ये जो वेक्टर आर एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है वो है थीटा 1 एंड यही वेक्टर आर वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है थीटा 2। तो यहां से इसका कंपोनेंट, इसकी प्रोजेक्शन वो होगी आर कॉस ऑफ थीटा 1 एंड यहां से मैं दो तरीके से लिख सकता हूं, आर साइन ऑफ थीटा 1 और आर कॉस ऑफ थीटा 2। इज दैट क्लियर? सो ये वाला ज्यादा सिंपल है, लेकिन हमने मतलब कन्वेंशनल तरीके से एक ही एंगल में लिख रहे हैं, ठीक है। फिर से, अगर ये वेक्टर आर है, ठीक है, एंड ये एक्स एक्सिस है एंड ये सपोज अल्फा है एंड ये वाई एक्सिस है एंड ये आर बना रहा है बीटा एंगल वाई एक्सिस के साथ। तो इसकी प्रोजेक्शन, इसका कंपोनेंट, इसका हिस्सा, इसकी शेड कितनी है अलोंग एक्स एक्सिस, वो होगी आर कॉस ऑफ अल्फा एंड यहां से कितना होगा? आर कॉस ऑफ बीटा। इज दैट क्लियर? ओके, आर कॉस ऑफ बीटा को मैं लिख सकता हूं आर साइन ऑफ अल्फा भी। ओके, आई होप कि ये चीजें आपको पता होगी, बहुत ही बेसिक है। तो देखो, मैं इस वेक्टर को 3 डायमेंशंस में भी रिजॉल्व कर सकता हूं। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं इसको एक ही प्लेन में दो एक्सिस में रिजॉल्व करूंगा, नहीं, मैं इसको 3 डायमेंशंस में भी रिजॉल्व कर सकता हूं। जैसे अगर ये वेक्टर है, ये एक वेक्टर है ऐसे रूम के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में जा रहा है, तो ये एक 3 डायमेंशनल वेक्टर है, ठीक है। मैं इसको रिजॉल्व करूंगा 3 एक्सिस में। सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है एंड ये जेड एक्सिस है, ओके। एंड यहां से ऐसे वेक्टर है, ऐसे 3 डायमेंशंस में, एंड वो वेक्टर सिंस मैं दिखा नहीं सकता हूं, ठीक है, तो सपोज में वो ऐसे वेक्टर है एंड वो एंगल बना रहा है अल्फा एक्स एक्सिस के साथ, बीटा बना रहा है एंगल वाई एक्सिस के साथ एंड यही वेक्टर गामा बना रहा है एंगल जेड एक्सिस के साथ।
इज दैट क्लियर? सो इसकी जो प्रोजेक्शन होगी अलोंग एक्स एक्सिस, सपोज ये वेक्टर है ए, ओके, सो ए एक्स कितना होगा, वो होगा ए कॉस ऑफ अल्फा, कि ये वेक्टर कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, एंड जो ए वाई होगा इसकी प्रोजेक्शन अलोंग वाई एक्सिस वो होगी ए कॉस ऑफ बीटा, बिकॉज ये एंगल बना रहा है बीटा विद द वाई एक्सिस, एंड ए जेड कितना होगा ए कॉस ऑफ गामा। उसी तरीके से जैसे ये एक्स एक्सिस थी, ये वाई एक्सिस थी, एंड ये एक वेक्टर था आर, ये था थीटा 1 एंड ये था थीटा 2, तो यहां से कितना होगा आर कॉस ऑफ थीटा 1, बिकॉज एंगल बना रहा है थीटा 1 विद द एक्स एक्सिस एंड थीटा 2 विद द वाई एक्सिस, तो ये रहा आर कॉस ऑफ थीटा 2। इज दैट क्लियर? उसी तरीके से थ्री डायमेंशंस में अगर एक वेक्टर एंगल बना रहा है अल्फा विद द एक्स एक्सिस, बीटा विद द वाई एक्सिस एंड गामा विद द जेड एक्सिस, तो उनकी प्रोजेक्शन, उनके कंपोनेंट्स अलोंग एक्स एक्सिस होगा ए कॉस ऑफ अल्फा, ये होता है उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सपोज ये एक वेक्टर आर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा मॉड ऑफ आर। इज दैट क्लियर? सो यहां पे मॉड ऑफ आर लिखते हैं हम, ठीक है। सो ये बस सिंबल है, आपको पता होगी ये चीजें, ए कॉस ऑफ बीटा एंड ए कॉस ऑफ गामा। इज दैट क्लियर? प्रोजेक्शन इसकी along x axis, प्रोजेक्शन इसकी along y axis एंड प्रोजेक्शन इसकी along z axis। इज दैट क्लियर? सो अब क्या करेंगे हम, यही कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे एंगुलर मोमेंटम में। देखो एंगुलर मोमेंटम का क्या कॉन्सेप्ट है, देखो हमें पता है एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, वो होता है आर क्रॉस ऑफ पी। मुझे यहां पे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, इस पे बहुत सारा डिस्कशन हुआ है, बहुत सारी एक्सप्लेनेशन, बहुत सारा विजुअलाइजेशन। ओके, सो मतलब कि ये एंगुलर मोमेंटम, मूवमेंट ऑफ मोमेंटम। तो देखो ये एक वेक्टर है आर, ये एक वेक्टर है पी, ये पोजीशन वेक्टर होता है पार्टिकल का एंड ये मोमेंटम वेक्टर होता है पार्टिकल का। सपोज एक पार्टिकल यहां पे है जिसका मास है m, सपोज वो ऐसे जा रहा है, उसकी वेलोसिटी ये है, तो उसका मोमेंटम भी वही होगा, उसी डायरेक्शन में होगा। इज दैट क्लियर? एंड मैं इस पार्टिकल को देख रहा हूं इस पॉइंट से, एंड सपोज ये पोजीशन वेक्टर r है। इज दैट क्लियर? एंड अगर मुझे एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो मुझे r क्रॉस p, मतलब कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर विद द मोमेंटम वेक्टर। इज दैट क्लियर? सो उसके लिए मुझे एंगल चाहिए, एंड ये आर है, ठीक है। ये एंगल नहीं है, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ कि ये दिस इज नॉट द एंगल, नॉट एंगल, बिकॉज एंगल के लिए हमें दो वेक्टर्स को टेल टू टेल और हेड टू हेड रखना पड़ता है, ठीक है। सो ये एंगल है इनके दरमियान का एंगल थीटा, लेट्स से। ओके, सो ये पी वेक्टर ऐसे है एंड ये आर वेक्टर ऐसे है। क्या मैं इस p वेक्टर को एंड इस r वेक्टर को थ्री डायमेंशन में रिजॉल्व कर सकता हूं, थ्री एक्सिस में रिजॉल्व कर सकता हूं? एग्जैक्टली कर सकता हूं। जैसे मैंने a वेक्टर को रिजॉल्व किया था, उसी तरीके से मैं r वेक्टर को भी रिजॉल्व कर सकता हूं तीन एक्सिस में, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। उसी तरीके से मैं p वेक्टर को भी रिजॉल्व कर सकता हूं तीन एक्सिस में, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। इज दैट क्लियर? एंड आपको यहां पे पता होना चाहिए कि हम बाद में एक वेक्टर को लिख सकते हैं a x आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ओके, जस्ट लाइक टू डायमेंशंस में, ठीक है। ये एक वेक्टर है, मैं टू डायमेंशन का बार बार क्यों बता रहा हूं, बिकॉज हमने वेक्टर्स को टू डायमेंशंस में ही पढ़ा है 11th लेवल पे, हम टू डायमेंशनल काफी होता है। इज दैट क्लियर? सो ये आर वेक्टर एंड ये सपोज थीटा 1 है, सो यहां से कितना है आर कॉस ऑफ थीटा 1, ठीक है, एंड यहां से कितना है आर साइन ऑफ थीटा 1, ठीक है। बाद में हम इस वेक्टर को लिख सकते हैं आर, इसको मैं लिख सकता हूं आर एक्स एंड इसको लिख सकता हूं आर वाई। सो आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। अगर ये वेक्टर ए होता तो मैं उस ए वेक्टर को लिख सकता हूं ए एक्स आई कैप, सो यहां से उसका कंपोनेंट कितना होगा ए कॉस ऑफ थीटा 1, ठीक है। सो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ठीक है, एंड यहां से होगा ए वाई इक्वल्स ए साइन ऑफ थीटा 1। इज दैट क्लियर? सो ऐसे लिखने का तरीका होता है। बाद में वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर्स में, ये यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस है, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस है, उसी तरीके से यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस वो है के, ठीक है। उसी तरीके से जो थ्री डायमेंशनल वेक्टर है मैं उसको लिख सकता हूं ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, वेयर दिस इज ए एक्स इज द प्रोजेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, ए वाई इज द प्रोजेक्शन अलोंग वाई एक्सिस एंड ए जेड इज द प्रोजेक्शन अलोंग जेड एक्सिस। जैसे यहां पे एक्स इज द प्रोजेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस। ओके, सो ए एक्स को मैं लिख सकता हूं, ठीक है, ए
cos of theta 1 I cap प्लस a sin of theta 1 j cap. Is that clear? So उसी तरीके से यहां पे लिख सकता हूं ax इक्वल a cos of alpha I cap plus a cos of beta j cap plus a cos of gamma k cap. This time k unit vector is the unit vector along z axis, j unit vector is the along y axis and I cap is the unit vector along x axis. I hope कि ये चीजें आपको पता होगी because vectors दूसरा ही चैप्टर है 11th का, मुझे लगता है सबसे पहला चैप्टर आपको पढ़ लेना चाहिए vectors, ठीक है. So because ये चैप्टर है 8th और 9th, कौन सा, रोटेशनल डायनेमिक्स, ठीक है. ये चीजें आपको पता होनी चाहिए. देखो इस चीज को थोड़ा विजुअलाइज करते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है. देखो कैसे, ये इसको पैरेललोपाइपेड बोलते हैं. एंड जैसे ये वेक्टर है ऐसे, ठीक है, ये 3 डायमेंशनल वेक्टर, तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है एंड ये वाली जेड एक्सिस है, ठीक है. तो उसको मैं रिजॉल्व कर सकता हूं अलोंग दिस एक्सिस एंड अलोंग दिस एक्सिस. उसी तरीके से एक्स एक्सिस ऐसे, वाई एक्सिस ऐसे, जेड एक्सिस ऐसे. इज दैट क्लियर? एंड वेक्टर ऐसे. ओके, सो सी अब पॉइंट क्या है, अब आते हैं मेन मुद्दे पे. हमारा जो असली काम है एंगुलर मोमेंटम पे काम करें, तो जनरली वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट था, ठीक है. देखो ओके, सी नाउ मैं इस आर को लिख सकता हूं आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप. ओके ओके, ऐसे आर में नहीं लिखेंगे, एक्स में लिखेंगे, वो ज्यादा आसान रहेगा. आर को मैं लिखूंगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप plus z k cap, where x is the projection of r along x axis, y is the projection of r along y axis, and z is the projection of r along z axis. Is that clear? Okay, जैसे सपोज ये पार्टिकल ऐसे सर्कल में जा रहा है, ठीक है, एंड यहां पे पार्टिकल है, ओके, एंड ये सेंटर है, एंड ये आर वेक्टर है, यहां तक आर, तो ये आर वेक्टर है. सो मैं इस आर को कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकता हूं. उसी तरीके से सपोज ये ऐसे जा रहा है एंड ये इसका मोमेंटम है पी, ठीक है. मैं इस पी को भी रिजॉल्व कर सकता हूं 3 एक्सिस में. एग्जैक्टली. सो पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप. ओके, ये आर के कंपोनेंट्स है एक्स वाई जेड अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. ये पी के कंपोनेंट्स है पी एक्स अलोंग एक्स एक्सिस, पी वाई अलोंग y axis and pz along z axis. Is that clear? उसी तरीके से जो एंगुलर मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम, अगर एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन निकालनी होगी r क्रॉस ऑफ p, r ये एंगल है यहां पे 90 डिग्री होता है इन केस ऑफ अ सर्कल, ठीक है. r बिकॉज r ऐसे है, p टेंजेंशियल होता है, ठीक है, r ऐसे p ऐसे, जो 90 डिग्री का एंगल, r क्रॉस ऑफ p तो बाहर की तरफ. ओके, वो l जो है उसको भी मैं 3 एक्सिस में डिवाइड कर सकता हूं, मतलब कि उसके कंपोनेंट्स निकाल सकता हूं अलोंग द 3 एक्सिस. ओके, सपोज वो L ऐसे है, एल एक्स आई कैप प्लस एल वाई जे कैप प्लस एल जेड के कैप. देखो ये जो टॉपिक है ये 11th के लिहाज से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है. ये जो टॉपिक है इसमें नीट में क्वेश्चंस आने के चांसेस है एंड जेईई में स्पेशली इसमें से क्वेश्चंस आने के चांसेस है. ओके, बिकॉज 3 डायमेंशनल वेक्टर्स आप में 11th में ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता है. ओके, सो उसी तरीके से मैंने एंगुलर मोमेंटम को 3 एक्सिस में रिजॉल्व किया, मोमेंटम को 3 एक्सिस में रिजॉल्व किया, एंड पोजीशन वेक्टर को 3 एक्सिस में रिजॉल्व किया. इज दैट क्लियर? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, एंड एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. इज दैट क्लियर? ओके, नाउ हमारा काम हो गया. अब देखो, क्या मैं उस एल की जगह पे, देखो ये जो एल है उसकी जगह पे मैं ये रखूंगा एल एक्स आई कैप, एल वाई जे कैप, एल जेड के कैप. इज दैट क्लियर? देखो एल एक्स आई कैप प्लस एल वाई जे कैप प्लस एल जेड के कैप इक्वल्स आर क्रॉस ऑफ पी. देखो आर क्रॉस ऑफ पी को अगर आपने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा होगा, इसके 2 तरीके निकालने होते हैं. एक, देखो आर क्रॉस ऑफ पी, एक सबसे पहला तरीका मॉड ऑफ आर मॉड ऑफ पी साइन ऑफ थीटा एन कैप. ओके, आपको मैग्नीट्यूड पता होगा आर का, आपको मैग्नीट्यूड पता होगा पी का, एंड उनके दरमियान का एंगल उसको साइन थीटा लेंगे एंड एन कैप देगा डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से और सिक्रो रूल से. इज दैट क्लियर? ओके, अजान हो रही है, एक सेकंड में वेट करता हूं. सो सी,
सो कैसे निकालते हैं, मॉड ऑफ आर मॉड ऑफ पी, उसका मैग्नीट्यूड कितना है इस आर का, मैग्नीट्यूड ऑफ पी एंड साइन ऑफ थीटा। जैसे सपोज ये 2 होता एंड ये 3 होता, इनके दरमियान का एंगल 90 है, सो 2 into 3 sin of 90, is that clear, and n कैप देगा डायरेक्शन। ओके 6 sin of 90 is 1, so 6 का मैग्नीट्यूड आता है l का। ठीक है, ये तब था जब हमारा जो वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ होगा। ओके, यूनिट्स में दिया होगा, किस में भी दिया होगा। ठीक है, सो लेकिन यहां पे अगर आपका आर एंड आपका अगर पी कंपोनेंट वाइज इन कंपोनेंट फॉर्म दिया होगा, सपोज यहां पे आर है इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट, सपोज हमारा आर होता 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप, इज दैट क्लियर, एंड p होता 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप। तो इस वाले केस में हम एंगुलर मोमेंटम और इसका क्रॉस प्रोडक्ट दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं, उसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म। क्या बोलते हैं हम उसको, डिटर्मिनेंट फॉर्म। डिटर्मिनेंट फॉर्म में हम क्या करते हैं, सो सी ऐसे दो लाइन ऐसे मैट्रिक्स बनाते हैं। ठीक है, उसमें पहले लिखते हैं आई कैप जे कैप एंड के कैप। ओके, फिर लिखते हैं आर के जो कंपोनेंट्स है 2 3 3, तो यहां पे आर के कितने कंपोनेंट्स है, एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, मैं लिखूंगा एक्स वाई जेड। उसी तरीके से पी की 2 5 6, तो यहां पे क्या है, पी एक्स पी वाई पी जेड, पी एक्स पी वाई पी जेड। इज दैट क्लियर, इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। एंड इस मैट्रिक्स का जब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, उसका एक नंबर निकालेंगे, वो मैं आपको सिखाऊंगा कि इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। सो वो हमें देगा एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस ऑफ पी। आर क्रॉस ऑफ पी हमें देगा, देखो मैंने आपको बोला आर क्रॉस ऑफ पी के दो तरीके हैं, इधर आप मॉड ऑफ आर मॉड ऑफ पी साइन थीटा निकालो। ठीक है, अगर आपको एंगल पता होगा तो दैट्स वेरी सिंपल, मॉड ले लो, मतलब टू मैग्नीट्यूड इसका क्या है, मैग्नीट्यूड इसका क्या है, उनका प्रोडक्ट करो, साइन थीटा के साथ प्रोडक्ट करो। इज दैट क्लियर। लेकिन अगर आपका वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दिया जैसे 2i कैप 3j कैप 5k कैप एंड p होगा 6i कैप 7j कैप 8k कैप, तो उस टाइम एंड एंगल पता नहीं है आपको कि r एंड p के दरमियान का एंगल क्या है। ठीक है, उस टाइम एंगुलर मोमेंटम और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ r क्रॉस p हम डिटर्मिनेंट फॉर्म से निकालते हैं, मतलब कि मैट्रिक्स बनाते हैं। ठीक है, उसमें पहले लिखते हैं i कैप, यूनिट वेक्टर्स लिखते हैं, फिर पहला वेक्टर होगा r क्रॉस p, अगर p क्रॉस r होता तो यहां पे p के कंपोनेंट्स, ओके, बाद में r के कंपोनेंट्स, अगर वैसा होता, बट वैसा नहीं है। ठीक है, अगर हमारे a क्रॉस ऑफ b निकालना है डिटरमिनेंट फॉर्म से, सो यहाँ पे a के कंपोनेंट्स बाद में b के कंपोनेंट्स, अगर c क्रॉस ऑफ d होता तो यहाँ पे c के कंपोनेंट्स फिर d के कंपोनेंट्स। इज दैट क्लियर। तो c अब कैसे निकालते हैं, सो मैं इसको हटा दूं पहले। ठीक है, ये अब आपको चीजें पता है। सो सी, बाद में क्या करते हैं, बाद में आई कैप लिखते हैं, आई कैप, और इस वाले कॉलम को हटा देते हैं एंड इस वाले रो को छुपा देते हैं, दोनों को। ठीक है, एंड बाद में इसको इसके साथ मल्टीपल करते हैं एंड इसको इसके साथ मल्टीपल करते हैं एंड इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। इज दैट क्लियर। बाद में जे कैप लिख देते हैं बट उसके सामने माइनस रखते हैं, जे कैप, बाद में इस वाले कॉलम को छुपा देते हैं एंड बाद में इस रो को छुपा देते हैं। जिस कॉलम में ये पड़ता होगा उसका रो एंड उसका कॉलम छुपा देते हैं। बाद में कौन रह जाता है, ये एंड ये रह गया, इसको इसके साथ एंड इसको इसके साथ। सो एक्स पी जेड माइनस जेड पी एक्स एंड प्लस के कैप। ठीक है, इस कॉलम को एंड इस रो को छुपा देते हैं, वहां पे रहा एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। इज दैट क्लियर। ये मुझे आया आर क्रॉस ऑफ पी, ये मुझे आया आर क्रॉस ऑफ पी। इज दैट क्लियर। सो आई होप कि ये चीजें आपको अंडरस्टैंड हुई। आई कैप, ओके, इसको छुपाऊंगा, बाद में क्या रहा, ये दो रहे, इनका प्रोडक्ट एंड माइनस इनका प्रोडक्ट, बाद में जे कैप लेकिन माइनस बाहर। ठीक है, इसको छुपाऊंगा एक्स पी जेड, ओके, माइनस जेड पी एक्स, ओके, बाद में के कैप, इसको छुपाऊंगा एंड इसको छुपाऊंगा, ओके, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। इज दैट क्लियर। इसको मैं हटाऊं, ओके, ये है डिटर्मिनेंट फॉर्म, इसका डिटर्मिनेंट आया है। ये भी तरीका है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का। इज दैट क्लियर। सो नाउ दिस एल, देखो हमें पता है जो एल है वो है आर क्रॉस ऑफ पी। आर क्रॉस ऑफ पी हमें डिटर्मिनेंट फॉर्म से ये निकाला। ठीक है, एंड एल जो है वो क्या है, एल एक्स आई कैप प्लस एल वाई जे कैप प्लस एल जेड के कैप।
तो वो आर क्रॉस ऑफ पी के बराबर आया। सो आर क्रॉस ऑफ पी का वैल्यू क्या है, आई वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई माइनस जे कैप एक्स पी जेड माइनस जेड पी एक्स प्लस के कैप एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। ओके, नाउ यहां से हम कंपेयर करेंगे कंपोनेंट्स को, आई कैप यहां से आई कैप, सो ये एल एक्स होगा बराबर इसके, ठीक है। सो मैं लिख सकता हूं एल एक्स जो एंगुलर मोमेंटम का, सो जहां से भी एंगुलर मोमेंटम था, ठीक है, जैसे ये आर है एंड ये पी है, मतलब कि ये वाला आर है एंड ये पी है। सो आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी ऐसे देगा बाहर की तरफ। सो ये एंगुलर मोमेंटम एल है, उसका उस एल का जो वो एंगुलर मोमेंटम होगा, उस एल का एक्स कंपोनेंट वो है एल एक्स, किसके बराबर है, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। इज दैट क्लियर? उसी तरीके से जो आर क्रॉस पी एल ये है उस एल का वाई कंपोनेंट, बिकॉज उसका जो कंपोनेंट है अलोंग वाई एक्सिस, उसको मैं लिखूंगा एल वाई। दैट वुड बी इक्वल टू, यहां से आई जे कैप है, सो वहां से जे कैप है, अगर लेकिन माइनस एक बाहर आएगा, सो माइनस टाइम्स एक्स पी जेड माइनस जेड पी एक्स। इज दैट क्लियर? ओके, एंड जो एल जेड होगा, एल जेड वो किसके बराबर होगा, वहां से एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। इज दैट क्लियर? सो क्या मैं इस चीज को हटाऊंगा बाहर, माइनस को, एंड उसको अंदर रखूंगा इसके साथ। सो मैं लिख सकता हूं जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड। ओके, एंड इस चीज सबको हटाऊंगा। इज दैट क्लियर? ओके, सो मतलब कि जो एल वाई होगा वो होगा जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड। ओके, सो ये रहा कंपोनेंट्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन 3D। तो यही तो निकालना था, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। ओके, along x एक्सिस, along y एक्सिस एंड along z एक्सिस। इज दैट क्लियर? अगर आपको ऐसे ही दिया होगा एक वेक्टर r इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स, ओके, एंड p इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स, बाद में मैट्रिक्स के थ्रू उसको r क्रॉस ऑफ p निकालोगे। इज दैट क्लियर? बाद में l को लिखोगे इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स, एंड बाद में कंपोनेंट्स को कंपेयर करोगे, वहां से आई कैप के साथ कंपेयर, एंड वहां से इसके कंपोनेंट, उसके जो मल्टीपल होगा वो बराबर होगा, ठीक है, कोफिशिएंट्स, ठीक है। आई कैप का जो कोफिशिएंट है यहां से, एंड उस आई कैप का कोफिशिएंट ये बराबर होंगे, इस जे कैप का कोफिशिएंट उस जे कैप का कोफिशिएंट बराबर होगा, इस के कैप का कोफिशिएंट उस के कैप का कोफिशिएंट बराबर होंगे। सो ये रहे हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बिकॉज आपको पता है, जैसे जैसे यहाँ पे सर्कल है, ठीक है, एक पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे, ओके, ऐसे ऐसे घूम रहा है, यहां से आर, यहां से पी, आर क्रॉस पी, इस डायरेक्शन में उसके कंपोनेंट्स, यहां से आर, यहां से पी, आर क्रॉस पी, ऐसे आर, ठीक है, तो उसके कंपोनेंट्स अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस एंड अलोंग जेड एक्सिस, ये है उसके लिए फॉर्मूलाज। ओके, देखो अब क्या चीज है, देखो मैं इस सर्कल, ये सर्कल को मैं प्लेन में नहीं, ये सर्कल इस टाइम स्पेस में है, ठीक है। अब अगर आपका जो सर्कल है, अगर आपका जो पार्टिकल है वो किस में है, वो 2 डायमेंशनल में है, सपोज वो एक्स वाई प्लेन में है, आपका पार्टिकल रोटेट कर रहा है, या उसकी जो मोशन है वो वाई जेड प्लेन में है, एक्स जेड प्लेन में है। इज दैट क्लियर? बिकॉज किसी भी प्लेन, जैसे कोई पार्टिकल इस प्लेन में घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है, उसका एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालेंगे, देखो अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, कोई पार्टिकल ऐसे रोटेट कर रहा है एक्स वाई प्लेन में, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस ऐसे रोटेट कर रहा है, उसका जेड 0 होगा। क्या उसका जेड 0 होगा? ऑब्वियसली उसका जो कंपोनेंट जेड एक्सिस की तरफ होगा वो कुछ भी नहीं होगा। ओके, जैसे ये पार्टिकल है यहाँ पे इस प्लेन में, इसके कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे? 2 ही कोऑर्डिनेट्स, 2 और 3। इसका जेड कोऑर्डिनेट है क्या? नहीं, जेड कोऑर्डिनेट तब होगा जब स्पेस में होगा। ओके, सो उस टाइम क्या होगा? उस टाइम z इक्वल 0 होगा। दिस टाइम आई एम कंसिडरिंग अ पार्टिकल मूविंग ऑन एक्स वाई प्लेन। अगर हमारा पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में होगा तब क्या होगा? देखो तब क्या होगा, जब पार्टिकल हमारा एक्स वाई प्लेन में होगा तो z इक्वल 0 होगा, बिकॉज मुझे 2 ही कोऑर्डिनेट्स उसकी पोजीशन के लिए, r के लिए चाहिए 2 ही कोऑर्डिनेट्स x एंड y, ठीक है। तो c, एंड अगर वो प्लेन में ऐसे घूम रहा है, ऐसे चल रहा है या घूम रहा है, ठीक है, दोनों तरीके से हम एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं, या दोनों केसेस में एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं, ठीक है। उसका कंपोनेंट x होगा, px कंपोनेंट एंड py कंपोनेंट। क्या उसका z कंपोनेंट होगा? नहीं होगा, क्योंकि इस टाइम वो प्लेन में है, इस टाइम वो 2 डायमेंशनल वेक्टर है। इज दैट क्लियर? सो उस टाइम उसका
पी जेड होगा 0। ध्यान रख लेना, जब हमारा पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में है, जैसे इस प्लेन में एक पार्टिकल ऐसे रोटेट कर रहा है, जैसे ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है। सो उसकी पोजीशन एक जगह पे मुझे दो ही कोऑर्डिनेट चाहिए, एक्स एंड वाई, ठीक है, जैसे हम निकालते हैं। एंड उसका मोमेंटम, सपोज ये इसका मोमेंटम ऐसे है, सो इसको मैं दो एक्सिस में रिजॉल्व कर सकता हूं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। क्या इसका जेड कंपोनेंट होगा? ऐसे जेड कंपोनेंट, क्योंकि ये पी अगर आप उसको वैसे भी निकालोगे, ये पी एंगल बना रहा है 90 डिग्री विद द जेड एक्सिस, ओके, क्योंकि वो एक्सिस बाहर की तरफ है एंड ये ऐसे है, ठीक है, ये ऐसे है एंड ये ऐसे, एंगल कितना है 90 डिग्री। सो उसका कंपोनेंट पी कॉस ऑफ 90, पी कॉस ऑफ 90 कितना हो गया? कॉस ऑफ 90 हो गया 0, सो दैट मीन्स पी इंटू 0, उसका 0 कंपोनेंट अलोंग जेड एक्सिस। सो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, अगर एक वेक्टर प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में, सो उसके जो कोऑर्डिनेट्स पोजीशन के लिए दो ही कोऑर्डिनेट चाहिए, ठीक है, एक्स एंड वाई, सपोज एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है, एंड उसका जो मोमेंटम होगा पी एक्स एंड पी वाई होगा, पी जेड नहीं होगा। इस बारी मैं वेक्टर को 3 डायमेंशन में नहीं ले रहा हूं, 2 डायमेंशन स्पेशल केस है, ठीक है। तो देखते हैं इसके एंगुलर मोमेंटम का क्या होगा। सो एल एक्स देखेंगे, एल एक्स का क्या होगा। देखो एल एक्स वाई पी जेड तो 0 है, ठीक है। देखो इस बारी ये 0 है एंड यहां से ये 0 है, तो दोनों 0 हो गए, एल एक्स इक्वल 0। ध्यान रख लेना, खतरनाक रिजल्ट आने वाले हैं, ठीक है। उसी टाइम एल वाई जो वो है क्या, एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है, जो एंगुलर मोमेंटम है उसका वाई कंपोनेंट, जेड यहां से 0 है, ठीक है, एंड पी जेड यहां से 0 है, सो एल वाई भी होगा 0, ओके। एंड अब देखते हैं एल जेड, एक्स नहीं है 0, ठीक है, एक्स नहीं है 0, वाई नहीं है 0, वाई नहीं है 0, पी एक्स नहीं है 0, सो उस टाइम एल एक्स होगा, सॉरी एल जेड होगा, एंड एल जेड क्या होगा, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। ये कब है? जब हमारा वेक्टर एक्स वाई प्लेन में होगा, तब ये कंडीशन होगी, हमारा जेड 0 होगा, पी जेड 0 होगा, मतलब कि लीनियर मोमेंटम का जेड कंपोनेंट 0 होगा एंड पोजीशन वेक्टर का जेड कंपोनेंट 0 होगा। अकॉर्डिंगली एल एक्स एंड एल वाई 0 होंगी, लेकिन एल जेड बचेगा। देखो कैसे, सपोज ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, एंड ये आर है एंड यहां से पी है, सो आर क्रॉस अ पी, तो ये वाली जेड एक्सिस, तो एल जेड बच गया। इस जेड एक्सिस, अगर ये अलोंग जेड एक्सिस है तो इसके कंपोनेंट्स अलोंग एक्स एक्सिस 0 होगा, अलोंग वाई एक्सिस 0 होगा। इज दैट क्लियर? तो देखो उसी तरीके से अगर हमारा वेक्टर किस में होगा, हमारा वेक्टर अगर वाई जेड प्लेन में होगा, अगर हमारा वेक्टर किस में है, ये पहला केस था, अब हम करते हैं इसका दूसरा केस। पहला केस एंड इसका दूसरा केस, पार्टिकल मूविंग ऑन वाई जेड प्लेन। अगर वाई जेड प्लेन होगा, सो एक्स वुड बी 0 एंड पी एक्स वुड बी 0, ओके। हमारा पार्टिकल वाई जेड प्लेन में, ऐसे प्लेन में, सपोज ये एक्स वाई प्लेन है एंड ये वाला वाई जेड प्लेन में है, ये वाला वाई ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है। सो उसके लिए एक्स 0 होगा एंड पी एक्स 0 होगा, ओके। सो सी नाउ, अब हमारा एंगुलर मोमेंटम एल एक्स क्या निकलेगा, एल एक्स क्या आएगा, वाई पी जेड क्या 0 है, जेड पी वाई कोई इसमें से 0 है नहीं, तो ये बचेगा वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, ओके। एल वाई देखते हैं, एल वाई जेड पी एक्स 0 है एंड एक्स पी जेड एक्स 0 है, एक्स 0 ये वाला जेड 0, तो ये 0 आएगा, ओके। अकॉर्डिंगली यहां से एल जेड इक्वल्स एल जेड एक्स 0 है एंड यहां से पी एक्स 0 है, पी एक्स 0, सो एल जेड वुड बी 0, सो ये वाली कंडीशन आप देख रहे हो क्या, जब एक्स वाई प्लेन में था तो एल जेड बच गया, जब वाई जेड प्लेन में है तो एल एक्स बच गया, ओके। उसी तरीके से तीसरा केस, पार्टिकल मूविंग ऑन जेड एक्स प्लेन, ठीक है। तो उस टाइम क्या होगा, उस टाइम हमारा वाई 0 होगा, ठीक है, एंड उस टाइम हमारा पी वाई 0 होगा, ओके। अब हम देखते हैं एंगुलर मोमेंटम का क्या होगा, एल एक्स वाई 0 पी वाई 0, एल एक्स वुड बी 0 एंड एल वाई देखते हैं, जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड, कोई 0 नहीं है, सो एल वाई बचेगा जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड, ओके। अब ये वाला एल जेड इक्वल्स एक्स पी वाई पी वाई 0
एंड यहां से y px y 0, सो lz वुड बी 0. सो ये रहा, ये कंडीशन तब है जब हमारा पार्टिकल x z प्लेन में होगा. ओके, उस टाइम सिर्फ ly बचेगा. आप देख रहे हो zx प्लेन में ly बच रहा है, yz प्लेन में x बच रहा है. ओके, xy प्लेन में z बचेगा. इज दैट क्लियर? ओके, आई नो कि इसमें मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा है, इसमें मतलब लाइक इसमें सोचना बहुत ज्यादा है कि कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा, कौन सा जीरो होगा कौन सा जीरो नहीं होगा. लेकिन अगर आपको एग्जाम्स क्वालिफाई करने हैं तो ये चीजें आपको अंडरस्टैंड होनी चाहिए. इन चीजों पे आपको फोकस करना ही करना है. ओके, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो. ओके, आप इस पे एग्जाम्पल्स कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा ईजी है एग्जाम्पल्स है, तो इसमें उतना कोई मसला नहीं है. आपको ऐसे दिया होगा वेक्टर हमेशा r इक्वल्स 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, एंड आपका मोमेंटम वेक्टर होगा 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप. ठीक है, आपको r क्रॉस ऑफ p निकालना है तो आप डिटर्मिनेंट बना दो. ठीक है, वहां से निकाल सकते हो i j k, यहाँ से 2 3 4 2 5 6, सो r क्रॉस p निकाल दो यहाँ से. ठीक है, उसी तरीके से वहां से l को लिखो l इक्वल्स lxi कैप प्लस lyj कैप प्लस lzk कैप. ओके, सो बाद में कंपेयर करो lx के जो यहाँ से निकलेगा. जैसे i वाला निकालते हैं, i यहाँ से क्या आएगा 6 3 18 माइनस 20. ठीक है, दैट वुड बी माइनस 2i कैप. सो lx वुड बी 2. ओके, एंड माइनस i कैप वुड बी द डायरेक्शन दैट इट वुड बी अलोंग नेगेटिव x एक्सिस. इज दैट क्लियर? बिकॉज मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकता है. उसी तरीके से y भी निकाल सकते हो, उसी तरीके से z भी निकाल सकते हो. एंड अगर आपका वेक्टर 2 डायमेंशन होगा, सपोज आपका वेक्टर ऐसे है r इक्वल्स 2i कैप प्लस 2j कैप, सो xy प्लेन में वेक्टर है, एंड उसी तरह का मोमेंटम होगा सपोज 4i कैप प्लस 5j कैप, xy प्लेन में है, सो दैट मीन्स z 0 and pz would be 0, so only z component of angular momentum would survive. ठीक है, ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट है ये. ओके, आई होप कि आपको ये चीज अंडरस्टैंड हुई होगी, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो एंड अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. थैंक यू सो मच.